हेलो बच्चों, वेलकम टू द श्रीकर्णी लर्निंग ऐप। श्रीकर्णी लर्निंग ऐप के जरिए आप सभी को बेहतर एजुकेशन दी जा रही है आपकी क्लासेस वाइज से। यहाँ पर आपको क्लास 9, 10, 11 की बेस्ट टीचर के साथ से आपको बेस्ट एजुकेशन दी जा रही है और इसके साथ साथ सभी सब्जेक्ट की बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कराई जा रही है विद एग्जाम्पल और विद आपको डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करते हुए यहाँ पर सभी चीजों को आपको समझाया जा रहा है ताकि आपके लिए जो चैप्टर, जो भी आपको डिफिकल्ट चैप्टर लगे, उस चैप्टर को यहाँ पर इजी बनाए जाने की कोशिश करी जा रही है। और मैं गौरव, आपका मैथ एजुकेटर्स, आपके मैथ सब्जेक्ट को बहुत ही ज्यादा इजी बनाने आया हूं। जो आपका गणित का सब्जेक्ट है जिससे लोग बहुत डरते हैं, उसको मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा इजी बनाने के लिए आया हूं। देखिए, इससे पहले वाले जो वीडियो लेक्चर्स थे वहां पर हमने संख्या पद्धति के बारे में समझा था, संख्या पद्धति क्या होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और इसके साथ साथ संख्या पद्धति के अंदर, इसके प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच में अंतर देखा था कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बीच में कैसे अंतर है। और वहां पर हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे कि हमारे पास यदि एक्सरसाइज के क्वेश्चन आए तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है और किस तरीके से उसको इजी बनाना है, ये सब हमने सीखा था। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं इसी चैप्टर के अंदर। तो देखते हैं इस चैप्टर के अंदर अगला टॉपिक क्या है। यहाँ पर कुछ सर्व समीकरणों के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, सर्व समीकरण किसे बोलते हैं? सर्व समीकरणों का मतलब होता है आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का मतलब यहां पर क्या होता है, कुछ ऐसी समीकरणें जो आपकी हमेशा के लिए सत्य हो, उनको उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, उन्हें बोलते हैं सर्व समीकरण। अब जरा देखिए यहां पर कौन सी सर्व समीकरण है। तो देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, वर्गमूल से रिलेटेड कुछ समीकरणों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे देखिए यहां पर मैं पहली सर्व समीकरण के बारे में बात करूं तो इस पहली सर्व समीकरण यहां पर क्या लिखी हुई है, रूट ऑफ ए बी। रूट ऑफ ए बी को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, रूट ऑफ ए और रूट ऑफ बी में लिख सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसा कि आपके पास लिखा हुआ आ गया है यहाँ पर 2 गुणे 3 लिखा गया, रूट के अंदर क्या लिखा गया बेटा, 2 गुणे 3, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, रूट 2 गुणे रूट 3 लिख सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर इस तरीके से इस समीकरणों को यूज किया जाता है। चलते हैं हमारी अगली सर्व समीकरण के ऊपर। तो देखिए अगली सर्व समीकरण को बात करें तो देखिए क्या लिखा हुआ है, रूट के अंदर a बाय बी, मतलब क्या लिखा हुआ है, देखिए बेटा यहाँ पर रूट के अंदर 2/3 लिखा हुआ है, तो इसको आप चेंजेस करके रूट 2/√3 भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी जिस तरह से यूज आती है ना बेटा, जिस तरह से आपके अंदर क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अंदर जिस तरह से आपको यूज करना है, उस तरीके से उसी सर्व समीकरणों को यूज किया जा सकता है। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। अब चलते हैं हमारी अगली सर्व समीकरण के अंदर। देखिए अगली सर्व समीकरण क्या है, यहाँ पर रूट के अंदर रूट ए प्लस रूट बी का गुणा करते हैं रूट ए माइनस रूट बी से, तो यहां पर आपको क्या मिलता है, a माइनस बी। अच्छा देखिए जरा इसको याद करते हैं तो यहां पर आपको कुछ फॉर्मूला नजर लगता आ रहा होगा, कुछ सर्व समीकरण याद आ रही होगी जो आपने क्लास 8 में पढ़ी होगी। क्या पढ़ी बेटा, यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी, आपने ये सर्व समीकरण पढ़ी होगी। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यस, ये वही तरीके से लिखा हुआ है बेटा। यहां पर क्या लिखा हुआ है, जैसे यहां पर आपके पास सर्व समीकरण आ जाए रूट 2 प्लस रूट 3 आ जाए और उसके साथ आपके पास लिखा हुआ आ जाए बेटा रूट 2 माइनस रूट 3, तो आप उसे क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 माइनस 3 कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा इस सर्व समीकरण के अंदर। अब चलते हैं हमारी अगली सर्व समीकरण। देखिए अगली सर्व समीकरण के बारे में बात करें तो यहां पर क्या लिखा हुआ है बेटा, रूट ए प्लस रूट बी और रूट सी माइनस रूट डी, तब आपके पास ये बनता है। अब जरा देखिए इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको यहां पर ये कैसे आया है वो आपको समझा दूंगा तो आपके लिए ये क्लियर हो जाएगा। तो जरा देखिए यहां पर लिखा हुआ है रूट ए प्लस रूट बी लिखा हुआ है और लिखा हुआ है रूट सी माइनस रूट डी लिखा हुआ है। तो आप क्या कीजिए, इस पहले वाले नंबर को पहले वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले वाले को पहले से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनाया बेटा, रूट ए रूट सी बन गया। अब क्या करिए, इस फर्स्ट को इस सेकंड से मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहां पे देखिए प्लस लिखा हुआ है, यहां पे साइन क्या है प्लस और यहां पर है माइनस, तो प्लस माइनस हो गया है यहां पर माइनस, और यहां पर आपके पास क्या है, रूट ए और रूट डी आ गया है। उसके बाद बात करें तो रूट बी और रूट सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का रूट बी और प्लस का रूट सी, फिर उसके बाद क्या आ गया बेटा, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया बेटा, यहाँ पर माइनस हो चुका है और रूट बी और क्या बन गया है बेटा, रूट डी बन चुका है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों रूट अलग अलग है। यहाँ पर क्या है, दोनों रूट अलग अलग है। तो जब आपके पास दो रूट अलग अलग होते हैं तो उस दो रूट को आपस एक सिंगल रूट में बदल सकते हैं, किससे, सर्व समीकरण 1 लगा के। तो देखिए सर्व समीकरण 1 लगा देते हैं यहाँ पर, तो रूट ए रूट सी बन चुका है, माइनस साइन के साथ यहाँ पर रूट ए रूट बी बन चुका है, प्लस साइन के साथ क्या बन गया है बेटा, बी और सी बन गया है, माइनस साइन के साथ क्या बन गया है बेटा, बी और डी बन गया है। तो इस तरीके से आपकी ये सर्व समीकरण तैयार हो चुकी है। क्लियर हो गया यहाँ पर।
चलते हैं हमारी अगली सर्वसमीका के ऊपर। देखिए अगली सर्वसमीका क्या है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ पर ए स्क्वायर माइ प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यही आपके पास सर्वसमीका लिखी हुई है। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब चलते हैं हमारी अगली सर्वसमीका को। तो अगली सर्वसमीका का एक बहुत ही अच्छा नाम है जिसे बोलते हैं हम परिमेयकरण। क्या बोलते हैं बेटा, परिमेयकरण बोलते हैं। और परिमेयकरण को बहुत ही अच्छे ढंग से हम समझने वाले हैं अगले आने वाले कुछ देर में। यहां पर अभी बस इसी को यहां पर इतना सा समझ लीजिए कि 1/√a प्लस रूट बी को इस तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन इसको तरीके से करने का तरीका कुछ और होता है। उसके बारे में हम आगे आने वाले कुछ देर में हम इसको स्टडी करने वाले हैं। अभी बस आप इसको यहीं तक रखिए। क्लियर। अब चलते हैं हमारी अगली सर्वसमीका के ऊपर। तो देखिए अगली सर्वसमीका भी आपकी परिमेयकरण से रिलेटेड है, और ये वाली जो सर्वसमीका है ये भी आपकी कौन सी है, परिमेयकरण के ऊपर डिपेंडेंट है। तो परिमेयकरण को जब समझेंगे तब आप इसे बहुत ही अच्छे ढंग से ये तीनों सर्वसमीकाएं हैं ये आपको याद हो जाएगी। अब जरा देखते हैं परिमेयकरण किसे कहते हैं। तो देखिए परिमेयकरण किसे कहते हैं, आपकी वो जो सर्वसमीका है वो कैसे लगेगी और परिमेयकरण होता कैसे है, ये सब हम यहां पर देखने वाले हैं। तो देखिए परिमेयकरण क्यों किया जाता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि परिमेयकरण को किया किस लिए जाता है। तो देखिए आपके पास क्या होता है बेटा, एक भिन्नात्मक संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं। तो p को क्या बोलते हैं बेटा, अंश बोलते हैं, और q को क्या बोलते हैं बेटा, हर बोला जाता है। अब जरा गौर से सुनिएगा, यहां पर आपके पास जो हर होता है, इस हर के अंदर कभी भी वर्गमूल के अंदर नहीं छोड़ा जा सकता। वर्गमूल के अंदर संख्याओं को नहीं रखा जाता है। इस वर्गमूल वाली संख्या को हटाकर अंश वाली संख्या के ऊपर लाना ही हमारा काम क्या होता है बेटा, परिमेयकरण होता है। अब जरा देखिए परिमेयकरण से आप रूट की वैल्यू को भी नहीं हटा सकते, आप चाहे जिस वैल्यू को हटा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहां पर अंश की संख्या को सिंपल रूप से लिखना, मतलब सरल करना, यहां पर आपका क्या कहलाता है बेटा, परिमेयकरण कहलाता है। क्लियर। अब जरा देखते हैं परिमेयकरण होता कैसे है। तो देखिए परिमेयकरण कैसे होता है, जरा यहां पर देखें। तो यहां पर देखिए 1/7 + 3 √2 लिखा हुआ है। अब देखिए आपके पास जो भी संख्या, जैसे यहां पर रूट की संख्या लिखी हुई है, तो रूट के आगे जो भी साइन होता है उसके अपोजिट साइन से आपको गुणा और भाग करना पड़ता है। अच्छा देखिए ये किया क्यों जा रहा है, जरा गौर से सुनिएगा। इसके गुणे 1 लिखूं तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या, नहीं, ये संख्या वैसी की वैसी रहने वाली है। तो देखिए मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, 7 - 3 √2 और 7/7 - 3 √2 से गुणा और भाग कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बेटा, परिमेयकरण के अंदर क्या करते हैं, जो भी आपके अंदर रूट की संख्या है उसके विपरीत वाला जो चिन्ह होता है उससे आप गुणा और भाग करते हैं, और गुणा और भाग करने से आपका क्या होता है, इससे ये आपका क्या होता है, परिमेयकरण कहलाता है। अब जरा गौर से सुनिएगा किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, इसका रिजल्ट कैसा आएगा। तो देखिए भाग के अंदर क्या होता है बेटा, जब भी आपके पास भिन्नात्मक संख्या होती है तो भिन्नात्मक संख्याओं को जब गुणा करना है तो अंश अंश से गुणा होता है और हर से गुणा होता है। तो जरा देखिए यहां पर इसको गुणा करते हैं 1 से, तो यहां पर जो आपका रिजल्ट आएगा 7 - 3 √2 आने वाला है। बात करें नीचे की, तो यहां पर आपके पास एक ये वाला लिखा हुआ है और एक ये लिखा हुआ है। अब जरा गौर से सुनिएगा ये क्या लिखा हुआ है, जरा देखिए यहां पर 7 + 3 √2 लिखा हुआ है, और दूसरा जो कोष्टक है वो क्या लिखा हुआ है, 7 - 3 √2 लिखा हुआ है। क्लियर। अब जरा देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, a + b लिखा हुआ है, और इसकी बात करें तो a - b लिखा हुआ है। अच्छा देखिए a + b और a - b का मतलब क्या होता है, यहां पर a² - b² होता है। क्लियर। अब जरा a² - b² है तो a की जगह क्या लिखा हुआ है बेटा, 7 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, 7 का स्क्वायर माइनस b का मतलब क्या हुआ है, 3 √2, मतलब क्या हो गया बेटा, 3 √2 का होल स्क्वायर। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है बेटा, 7 का स्क्वायर माइनस 3 × √2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे आगे और इसका रिजल्ट निकालते हैं। तो देखिए यहां पर रिजल्ट निकाले तो देखिए क्या आने वाला है रिजल्ट, जरा देखिए यहां पर। तो देखिए यहां जो ऊपर बचना है वो 7 - 3 √2 बच चुका है। नीचे बात करें तो 7 का स्क्वायर, 7 का वर्ग कितना होता है बेटा, 7 7 × 50 होता है, माइनस बात करें यहां पर तो 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 होता है, गुणे 2 का स्क्वायर होता है, √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। अब जरा देखिए इसका रिजल्ट क्या आया है यहां पर। तो यहां पर देखिए इसका रिजल्ट की बात करें यहां पर, तो देखिए यहां से मैं इसका रिजल्ट यहां पे लिखने वाला हूं। देखिए यहां से जो इसका रिजल्ट है यहां पर लिखते हैं, तो देखिए क्या आया है, ऊपर तो रहेगा 7 - 3 √2 और नीचे की बात करें यहां पर तो
सातों सती तो हो गया है, गुण 50 माइनस करेंगे 9 कम 9, 9 दूनी 18, तो 9 दूनी 18 को माइनस करें तो देखिए रिजल्ट क्या रहा है यहाँ पर 7 माइनस 3√2 रहा है। बात करें गुण 50 में से 18 को घटाना है तो देखिए पहले 9 में से 8 को घटाते तो पीछे बच गया 1 और 4 में से 1 को घटाया तो पीछे बच गया बेटा 3। तो यहां पर जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है 7 माइनस 3√2 डिवाइड बाय 31। क्लियर हो गया होगा आपको। तो इसे बोलते हैं हम परिमेयकरण। आपकी जो √2 था वो कहां था बेटा आपके पास हर में था और उसको कहां पर लेके चले गए हम बेटा अंश में। तो किसी भी संख्या को हर में ले जाने का तरीका क्या होता है बेटा परिमेयकरण कहलाता है। क्लियर। अब जरा देखिए यहां पर ये जो आपके पास यहां पर देखा था हमने, यहां पर देखिए रूट के अंदर क्या लिखा था नीचे लिखा था रूट। अब हमने क्या कर दिया बेटा इस रूट को ऊपर लेके चले गए और इस रूट को ऊपर लेके चले गए तो इसी को हमने क्या बोला परिमेयकरण करते हैं। अब देखिए बेटा ये आप सर्व समीकरणों को डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं लेकिन एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे परिमेयकरण करने के लिए क्वेश्चन आए तो आपको पूरा का पूरा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर हो गया होगा यहां पर। अब चलते हैं हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर। जरा एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आते हैं। देखिए यहां पर लिखा है निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को बताइए। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का मतलब तो आप जान चुके होंगे कि किसे कहते हैं परिमेय संख्या और किसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है आपके पास बेटा 2 माइनस √5 लिखा हुआ है। अब देखिए √5 की जो वैल्यू होती है वो आपके क्या आने वाली है दशमलव प्रसार आने वाला है बहुत ज्यादा। उस दशमलव प्रसार में से 2 को घटाते हैं तो आपके पास फिर से दशमलव प्रसार मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया बेटा इसका जो रिजल्ट है कभी आपका नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया ये अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है बेटा यहां पर अपरिमेय संख्या है। चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहां पर। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन को यहां पर मैं फिर से लिख रहा हूं। तो दूसरे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बेटा यहां पर 3 प्लस √23 और उसके बाद लिखा है माइनस साइन के साथ √23 लिखा हुआ है। अब क्या करें बेटा इसको ओपन करते हैं। यहां पर ये जो कोष्टक है इसको ओपन करें और कोष्टक ओपन करने के बाद रिजल्ट क्या निकलता है जरा उसको डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करें यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है 3 प्लस √23 और ये ब्रैकेट ओपन होते ही माइनस का √23 हो जाएगा। तो प्लस के √23 से माइनस के √23 को जब हम घटा देते हैं तो यहां पर हमारा जो रिजल्ट क्या बच गया 3। और 3 क्या है बेटा एक निश्चित संख्या है या फिर आप बोले यहां पर एक परिमेय संख्या है यहां पर। तो इसका रिजल्ट क्या निकला है बेटा यहां पर इसका क्या बोल सकते हैं हम परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे बेटा यहां पर परिमेय संख्या बोलने वाले हैं। क्लियर हो गया होगा आपको किस तरीके से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बताई जा सकती है। देखिए इससे पहले जो एक्सरसाइज की थी हमने एक्सरसाइज 2.1 की थी तो वहां पर भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के अंदर अंतर दिखाया था। और यदि आपके पास कुछ क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए तो यहां पर भी आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के अंदर अंतर बता सकते हैं। चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए यहां पर लिखा है हर परिमेयकरण करना है तो हर परिमेयकरण करते हैं। तो देखिए हर परिमेयकरण करने का तरीका क्या है सबसे पहले जो आपके पास संख्या है उसके अंश का नहीं करके हर का क्या करना है हर का जो साइन है हर के अंदर जो भी आपके पास रूट के लिखी है उसके अपोजिट साइन को आपको क्या करना है गुणा और भाग करना है। तो देखिए क्या करते हैं यहां पर इसका किस तरह से आंसर निकालते हैं। देखिए जरा इसका आंसर निकालते हैं यहां पर। देखिए आंसर कैसे निकालेंगे 1/5 प्लस 3√7 लिखेंगे और इसको गुणा करा देंगे बेटा किससे कराएंगे 1/5 यहाँ पे 5 माइनस 3√7 से और यहाँ पे क्या करेंगे बेटा 5 माइनस √3 से गुणा और भाग करा देंगे। अब जरा देखिए यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या आएगा। इस एक को 5 माइनस √3 से गुणा कराने पर आपके पास क्या बचेगा 5 माइनस 3√7 बचने वाला है। अब जरा बात करें नीचे की तो नीचे क्या लिखा हुआ है बेटा ये a प्लस b लिखा हुआ है और बात करें ये a माइनस b लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या लिखा हुआ बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा यहाँ पर 5 का गुणा माइनस साइन के साथ 3√7 का क्या करना है बेटा गुणा करना है। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब जरा देखिए यहाँ पर बात करें इसको सॉल्व करें यहाँ पर आगे। देखिए यहाँ पर कितना मिलने वाला है बेटा 5 मिलने वाला है माइनस साइन के साथ 3√7 मिलने वाला है। बात करें यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए 5 का गुणा तो 5 का गुणा कितना होता है बेटा 25 होता है माइनस साइन के साथ। देखिए यहाँ पर बात करें तो देखिए 3 का गुणा कितना होता है बेटा 9 होता है और 7 का गुणा कितना होता है बेटा √7 का गुणा कितना होता है बेटा 7 हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर ये आपका रिजल्ट बन गया। अब जरा देखिए इसका आगे फाइनलाइज रिजल्ट क्या बनना है 5 माइनस 3√7 मिल गया है आपको। डिवाइड में चलते हैं यहाँ पर तो 25 मिल चुका है और देखिए 7 नम कितना होता है बेटा 63 होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 7 नम 63 कर दिया है। क्लियर। अब जरा यहां पर क्या करते हैं यहां पर रिजल्ट निकालते हैं। देखिए 5 माइनस 3√7 मिला है। बात करें नीचे की तरफ
देखिए 25 माइनस 63 करना है तो विद साइन क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा, मतलब माइनस साइन आएगा, तो ये लगा दिया मैंने माइनस साइन। अब चलते हैं इसके आगे, इन दोनों को घटाते हैं। तो 63 में से किसको घटाए बेटा, 25 को घटाते हैं। तो 63 में से 25 को घटाना है यहाँ पर, तो 13 में से 5 को घटा देते हैं यहाँ पर। तो 13 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा बेटा, आपके पास 8 बचने वाला है। यहाँ पर बात करें यहाँ पर कितना बचेगा, 6 5, और 5 में से 2 गया तो 3 बच चुका है। क्लियर। अब चलते हैं यहां पर, तो देखिए यहां पर जो आपका रिजल्ट आया है माइनस साइन के साथ आया है। अब जरा देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, इस माइनस को इसके अंदर गुणा करवा देते हैं 5 माइनस रूट 3 7 से। तो जैसे ही इसको अंदर गुणा कराएंगे तो देखिए यहां पर आपका रिजल्ट क्या बना है, जरा उसको गौर से देखें यहां पर। तो देखिए 3 रूट 7 कैसे हुआ, ये माइनस माइनस होकर प्लस बन गया है, और ये प्लस का 5 था, ये बन गया आपके माइनस के 5 में, और भाग दे देते हैं किससे बेटा, 38 से। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन किस तरह से करना है। इसी तरीके से जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके पास परिमेयकरण के, और परिमेयकरण करना बहुत ही ज्यादा इजी तरीका है। क्या करना है, जो भी संख्या का आपको हर का परिमेयकरण करना है उसके अपोजिट साइन मतलब क्या है, प्लस की जगह माइनस देना है, माइनस की जगह प्लस देना है, और गुणा और भाग करा देना है। क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्या है, यहाँ पर वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों का नियम के बारे में जानते हैं। देखिए ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आता है, वो भी कितने नंबर का आता है बेटा, 1 से 2 मार्क्स का आता है। तो 1 से 2 मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, तो इसलिए यहां वाला जो टॉपिक्स है ये बहुत ही ईजी टॉपिक्स है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन क्या है जरा उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले जो घातांकों के नियम है जरा उसको समझते हैं। तो देखिए बेटा घातांक क्या होते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। देखिए आपके पास क्या लिखा होता है, एक नंबर लिखा होता है, आपके पास क्या लिखा होता है, नंबर। इस नंबर के ऊपर घात लगी हुई होती है, उसको बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं बेटा, घातांक। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देखिए ये जो नीचे होता है ये आपका क्या कहलाता है बेटा, आधार कहलाता है। क्या कहलाता है यहाँ पर, आधार कहलाता है, और ऊपर वाला क्या कहलाता है, घातांक। अब जरा घातांकों का मतलब क्या होता है, जिसकी जितनी घातांक होगी वो संख्याएं उतनी बार क्या होती है बेटा, गुणा होती है। और ये चीज आप कहां पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में आपने इसको स्टडी कर रखा है बहुत ही अच्छे ढंग से। अब यहां पर क्या सीख रहे हैं बेटा, घातांकों के नियम सीख रहे हैं। घातांकों के नियम क्या होते हैं उनको जरा डिस्कस करते हैं, किस तरीके से कौन से नियम लगते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला नियम है वो क्या कहलाता है कि जब आपके पास दो घातांक है उनके आधार समान हो तो उनकी घातें क्या हो जाती है बेटा, जुड़ जाती है। जब हमारे पास आधार समान हो तो उनकी घातें क्या हो जाती है बेटा, जुड़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल समझाता हूं। तो 2 की घात 3 हो चुकी है और बात करें 2 की घात 4, तो यहां पर जो आपका उत्तर मिलेगा यहां पर बेटा, तो 2 की घात 3 + 4 मिल जाएगा, और यहां पर जो आंसर मिलेगा 2 की घात बेटा यहां पर 7 मिल जाएगा। क्लियर हो गया। आपको क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जब आपके पास आधार समान हो तो घातें क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। क्लियर। अब चलते हैं हमारे अगले घातांकों के नियम के ऊपर। देखिए अगला जो घातांक का नियम है उसको जरा स्टडी करें। तो अगला घातांक का नियम क्या कहलाता है आपके बेटा, जब आपके पास एक घात के ऊपर दूसरी घात हो, मतलब क्या हो, घात के ऊपर घात हो, तब आपकी घातें क्या हो जाती है बेटा, गुणा हो जाती है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, घात के ऊपर घात होने का मतलब क्या होता है बेटा, गुणा हो जाती है। जैसे कि बात करें यहाँ पर 2 के ऊपर घात लगा दी 3 और उसके ऊपर फिर से घात लगा दी बेटा, यहाँ पर 3 को लगा देते हैं यहाँ पर, या एक काम करते हैं 2 को लगा देते हैं। तो 2 के ऊपर घात कितनी है बेटा, 3 है, और 3 के ऊपर फिर से घात लगा दी 2। इसका मतलब क्या है बेटा, घातों के ऊपर घात लगा दी है तो घातांकों के बीच में क्या हो जाता है बेटा, गुणा हो जाता है। तो देखिए गुणा किस तरह से होता है, यहाँ पर 2 को यहाँ पर रख लेते हैं और 3 और 2 को गुणा कर देते हैं, तो 3 गुणा 2 करते हैं, तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट बनता है कितना बन जाता है बेटा, 6 बच जाता है। क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, घातांकों के ऊपर घातांक लगना, तो घातांक के आपस में गुणा हो जाती है। एक आधार के ऊपर क्या है बेटा, जरा गौर से सुनिएगा, जब आपके पास आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, और घात के ऊपर घात हो तो घातें क्या हो जाती है बेटा, गुणा हो जाती है। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। अब जरा गौर से सुनिए, एक और जो प्रॉपर्टी है हमारी, जो अगला जो घातांकों का नियम है उसको जरा स्टडी करते हैं यहाँ पर। तो अगले घातांकों का नियम क्या कहलाता है, जब आपके पास 2 घातांक लिखी हुई है, किसमें बेटा, डिवाइड में लिखी हुई है, तो घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। अब जरा देखिए इस घातें कैसे घटती है, जरा उसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूं। देखिए क्या कर लेते हैं, जैसे मैंने 1 लिखा आपके पास 2 की पावर लिखा मैंने 3, 2 की पावर क्या लिखा बेटा, 3 लिखा है, 2 की घात लिखा है 3। अब मुझे क्या करना है, इस घात को बेटा कहां लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है। क्या लेके जाना है बेटा, मेरे पास ये जो घात है ये हर में है, इस हर
हर वाली घात को मुझे अंश में ले जाना है, तो मैं क्या करता हूं बेटा, इस घात को लिख लेता हूं माइनस के साथ। तो ये घात कहां चली जाती है बेटा, आपके पास अंश में चली जाती है। हर से घात कहां चली जाती है, अंश में चली जाती है। किस तरह से चली जाती है, किसी भी घात के आगे आप माइनस चिन्ह लगा देंगे तो अंश के से कहां चली जाएगी, हर में चली जाएगी। अच्छा देखिए यहां पर माइनस में लिखी है, इसको वापस नीचे लाते हैं तो आपके पास घातांक कैसी हो जाती है बेटा, धनात्मक हो जाती है। मतलब घातांकों को भाग में ऊपर नीचे करने पर आपके घातांकों का जो चिन्ह है वो बदल जाता है। मतलब अंश में है तो हर में आते ही घातांकों का चिन्ह बदल जाएगा, और हर में है और अंश में जाते ही आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, घातांकों का जो चिन्ह है वो आपस में क्या हो जाएगा बेटा, बदल जाएगा। अब जरा इस वाली चीज को देखते हैं, यहां पर इस घातांकों का जो नियम है ये वाला, इसको जरा देखते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है a की पावर m और a की पावर n, मतलब a के ऊपर जो घात है वो m है और a के ऊपर जो घात है बेटा क्या है आपके पास, n है। अब क्या है, घातांकों के ऊपर आपका क्या कर रखा है, भाग कर रखा है। तो देखिए यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, देखिए बेटा 2 की घात 3 लिखा हुआ है, बात करें यहां पर तो 2 की घात 2 लिखा हुआ है। क्लियर। अब मुझे इसको हल करना है तो मैं क्या करूंगा, ये जो आपके पास घात है इसको ऊपर लेके चला जाऊंगा। तो देखिए यहां पर क्या लिखूंगा, 2 की घात 3 गुणे लिखूंगा 2 की घात माइनस के 2। अब जरा देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर आधार आपका समान है। क्या लिखा हुआ है बेटा, यहां पर आपका आधार समान है तो यहां पर घातें क्या होगी बेटा, आपस में जुड़ जाएगी। तो देखिए इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, 2 की घात 3 प्लस माइनस के 2 होंगे, 3 प्लस माइनस का 2 होगा, और 3 प्लस माइनस 2 का मतलब क्या होता है बेटा, 3 माइनस 2 ही होता है। देखिए क्या लिखा होगा, 3 प्लस माइनस का 2। क्लियर। माइनस और प्लस आपस में गुणा होने पर क्या बन जाएगा बेटा, माइनस बन जाएगा। तो 3 माइनस 2 बन जाएगा, और 3 माइनस 2 का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पर 1 होता है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा कितना बनेगा बेटा, यहाँ पर जो आंसर आएगा इसका, आपका आंसर कितना आएगा बेटा, यहाँ पर 2 की घात 1 आने वाला है। क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम, यहाँ पर कि यदि आपके पास कोई जो आपके पास संख्याएं हैं वो आपके पास भाग में है और उसके पास घातांक है, तो घातांकों को ऊपर ले जाने पर संख्या क्या हो जाती है बेटा, जो घात होती है वो अपना चिन्ह क्या कर देती है, चेंज कर देती है। क्लियर। अब जरा यहां पर देखिए, हमारे पास जो पहला नियम था, जरा उसको देखिए यहां पर, सॉरी देखिए इसको हटा देते हैं और यहां पर देखिए क्या लिखे हैं, आधार। क्लियर। अब जरा यहां पर देखिए क्या बोलने वाला हूं, हमारा जो पहला नियम था, घातांकों का जब पहला नियम था वहां पर क्या था कि आपके पास आधार समान थी और घात क्या थी, अलग अलग थी। अब जरा चौथे नियम को देखते हैं यहां पर। तो चौथा नियम क्या है, यहां पर देखिए चौथा नियम यहां पर बोला गया है कि आपके पास आधार अलग अलग है लेकिन क्या है बेटा, घात एक है। देखिए पहला जो नियम था वहां पर क्या था बेटा, आधार एक था और घात अलग अलग थी। अब चौथे नियम में क्या लिखा है बेटा, यहां पर कि घात सेम है लेकिन आधार क्या है, आपके पास अलग अलग है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास जो आधार होता है उन आधारों के बीच में क्या हो जाता है बेटा, गुणा हो जाता है। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, जैसे मैं लिखा हूं 2 की घात लिखा है 3 और फिर लिखा है 3 की घात लिख दिया है मैंने बेटा, यहां पर 3 लिख दिया। अब देखिए यहां पर जो आधार है वो अलग अलग है लेकिन घात क्या है बेटा, सेम है। तो यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर 2 को 3 से गुणा करा देंगे और इस 3 को बाहर ले लेंगे तो 2 तिया कितना होगा बेटा, यहां पर 6 हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा आपके पास 3। क्लियर हो गया यहां पर। अब जरा देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, a की पावर 0 क्या है, यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है यहां पर आपके आगे आने वाली क्लासेस के अंदर, और यहां पर भी आपके बहुत काम आने वाली है। देखिए क्या लिखा हुआ है, a की पावर 0 का मतलब क्या होता है बेटा, 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी की भी घात आप 0 लगा दीजिए, किसी भी की घात मतलब 2 की घात 0 कर दें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 3 की घात 0 कर दे तब भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 100 की घात 0 कर दे तब भी आपका आंसर क्या आएगा बेटा, 1 आने वाला है। इसका मतलब किसी की भी घात को आप 0 कर देंगे तो आपके पास संख्या क्या आएगी बेटा, 1 आने वाली है। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर क्या कहने वाला हूं घातांकों के नियम के अंदर। अब चलते हैं हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर। देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे और ज्यादा इजी हो जाएगा। क्लियर। तो अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है बेटा, ज्ञात कीजिए। अब यहां पर क्या क्या ज्ञात करना है, पहले लिखा हुआ है 81 की घात 1/2 और 64 की घात 1/6, 1/6 लिखी हुई है। अब जरा देखिए 81 की घात 1/2 लिखना है। तो देखिए यहां पर 81 की घात 1/2 का मतलब क्या होता है, 81 का वर्गमूल लिखना है। और 81 किसका वर्गमूल होता है बेटा, यहां पर 9 गुणे 9 कर दूं, 9 गुणे 9 कर दूं तो यहां पर 81 मिलेगा और यहां पर आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा। अब बात करते हैं यहां पर 64 की घात 1/6 चाहिए। यहां पर 64 की घात क्या चाहिए बेटा, 1/6 चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 64 का मुझे क्या निकालना पड़ेगा बेटा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा।
देखिए 81 का जो गुणनखंड है वो हमने निकाल लिया 9 गुणे 9 और फिर उसके बाद 9 को आंसर दे दिया। लेकिन 64 है, इसका गुणनखंड मुझे 1/6 चाहिए, तो 64 का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा। देखिए 64 का गुणनखंड निकालते हैं। देखिए सबसे पहले 64 का गुणनखंड निकालेंगे किससे, 2 से निकालें, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से निकालें तो 2 एकम 2, 2 छिंग 12, फिर बात करें 2 अठे 16, फिर 2 चौके 8, फिर बात करें यहाँ पर 2 दूनी 4 और फिर बात करें 2 एकम 2। क्लियर, तो ये आपके पास बन गया है 64 का गुणनखंड। अब देखिए 64 के गुणनखंड को लिखें यहाँ पर, तो लिखा हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 3 बार लिख लिया है, 2 बार और लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लिया है 3 और 3 6 बार लिख लिया है और ये लिखा हुआ है 1/6। अब जरा यहाँ पर देखिए इसको और हल करते हैं, तो ये 2 की जो घात है, 2 की घात क्या लिखी हुई है, 6 लिखी हुई है, और इसके ऊपर फिर से घात क्या लिखी हुई है, 1/6 लिखी हुई है। क्लियर, अब इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, घात के ऊपर घात है, क्या है बेटा, एक ही आधार के ऊपर घात के ऊपर घात है, तो घातें आपस में क्या हो जाती है बेटा, गुणा हो जाती है। तो देखिए 2 गुणे 6 गुणे 1/6 हो चुकी है, और यहां से 6 से 6 कैंसिल आउट करने पर आपका रिजल्ट क्या आ जाता है बेटा, 2 आ जाता है। तो यहां पर जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आ गया बेटा, 2 आ चुका है। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 4 की घात 3/2 निकालनी है और 32 की घात 2/5 निकालनी है। क्लियर, तो अब देखिए ये कैसे निकाला जाता है, इसको जरा स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसको स्टडी करें। तो 4 की घात कितनी है बेटा, 3/2 लिखी हुई है। अब देखिए 4 की घात 3/2 लिखी हुई है, इसका मतलब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है 3/2 लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, 3 गुणे 1/2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, इसको ये चीज में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, ये 3/2 है, इसको 3 गुणे 1/2 लिख सकते हैं। अब जरा देखिए यहां पर ये जो 4 की घात लिखी हुई है बेटा 3/2, इसको लिखता हूं 3 गुणे 1/2, और 3 गुणे 1/2 का मतलब क्या होता है बेटा, 4 की जो घात है 3 लिखनी है, तो फिर उसको क्या करना है बेटा, 1/2 करना है। मतलब 4 को 3 बार गुणा किया, फिर क्या किया बेटा, 1/2 किया। क्लियर, अब देखिए यहां पर क्या करना है, 4 को 3 बार गुणा करना है, फिर उसके बाद में क्या लिखना है, 1/2 करना है। देखिए 4 को 3 बार गुणा करते हैं तो 4 गुणे 4 होगा यहां पर, और इसकी घात हो गई है 1/2। अच्छा देखिए ये 2 में से क्या आएगा, 4 आपका बाहर आ जाएगा। तो देखिए आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा बेटा, यहां पर 4 गुणे √4, 4 गुणे √4। ये कैसे आया जरा देखिए यहां पर, देखिए इन दोनों से मुझे क्या मिल गया है बेटा, यहां से इन दोनों से मिल गया है 4 की घात कितनी मिल गई है, 2 मिल गई है, गुणे 4 की घात रह गई है। क्लियर, और इसके ऊपर घात लगा दी है 1/2। अब देखिए इसको और इसको गुणा कराने पर मुझे क्या मिलेगा बेटा, एक आंसर मिलेगा, और इसको और इसके ऊपर घात लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 मिलने वाला है। तो इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। चलते हैं हमारे अगले, देखिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, 32 की घात क्या करनी है बेटा, यहां पर 2/5 करनी है। क्या करनी है, 2/5 करनी है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, यहां पर 32 की जो घात है 2 और उसकी जो घात है क्या करनी है बेटा, 1/5 करनी है। अब जरा देखें यहां पर, तो 32 गुणे 32 लिखा हुआ है कुल मिला के यहां पर, और यहां पर 1/5 इसकी घात करनी है। क्लियर, 1/5 घात करनी है। अब जरा 32 को यहां पर हम सिंप्लीफाई करें, थोड़ा इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो 32 का गुणनखंड निकालें यहां पर। देखिए यहां पर मैं 32 का गुणनखंड निकालने जा रहा हूं, तो देखिए 32 का गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं बेटा, जरा गौर से सुनिएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, और यहां पर क्या है, 2 छिंग 12, फिर बात करें 2 अठे 16, फिर बात करें यहां पर, तो देखिए 2 चौके 8 हो चुका है, 2 दूनी 4 हो चुका है, और 2 एकम 2 हो चुका है। तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। मतलब 2 की घात क्या लिख सकते हैं बेटा, 5 लिखा जा सकता है। 32 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की घात 5 लिखा जा सकता है। देखिए 2 की घात 5 लिख दिया है, गुणे के साथ क्या लिखा है बेटा, 2 की घात फिर से 5 लिख दिया है, और फिर इस पूरे की घात क्या लिखा है बेटा, 1/5 लिख दिया है। अब क्या करें बेटा, घात के ऊपर घात है, इसका मतलब क्या होगा, घातें आपस में क्या होगी बेटा, गुणा हो जाएगी। तो जरा देखिए यहां पर क्या लिखा है, 2 की घात 5, 2 की घात 5/5 लिखा हुआ है, प्लस उसके बाद गुणे का चिन्ह है, फिर उसके बाद 2 की घात 5/5 लिखा हुआ है। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया है, कट गया। उसके बाद क्या हुआ, 2 गुणे 2 बन गया, और 2 गुणे 2 का मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पर 4 आंसर आ चुका है। तो इसका आंसर कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। इतने बड़ा जो रिजल्ट था, इसका जो फाइनलाइज आंसर कितना आ गया बेटा, 4 आ गया है। क्लियर हो गया। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, इस टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है। जरा इसको क्वेश्चन को करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
क्लियर। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जरा इसको सिंप्लीफाई करें। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बात करें यहां पर तो 3/5 लिखा हुआ है और इसकी घात क्या लिखी हुई बेटा, x लिखी हुई है। बात करें यहां पर क्या लिखा हुआ है बेटा, 5/3 लिखा हुआ है और इसकी घात क्या लिखी है बेटा, 2x लिखी हुई है, इजिकल टू 125/27 लिखा हुआ है। और मान किसका निकालना है बेटा, यहां पर x का मान ज्ञात करना है। यहां पर जो x है, इस x का क्या मान आएगा कि ये दोनों मिलके, ये दोनों आपस में जुड़ के आपके 125/27 आंसर दे देगा। तो जरा बात करते हैं 125 किसका गुणनखंड होता है, 125 किसका गुणनखंड होता है, तो इसका पहले निकाल देते हैं। तो 125 आपका गुणनखंड निकालते हैं यहां पर। तो देखिए 2 से करते हैं, पहले 2 से तो जाएगा नहीं, तो किससे जाएगा बेटा, 5 जाएगा, क्योंकि इसका जो अंतिम अंक है वो क्या है, 5 है। देखिए 5 दूनी 10 हो गया है और 5 25 हो गया है। बात करें यहां पर 5 से, तो यहां पर 5 25 हो गया है। बात करें 5 कम 5 से, तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है बेटा, ये 125 लिखा हुआ है। तो देखिए इसका जो रिजल्ट है 3/5 की पावर कितनी हो गई बेटा, x हो चुकी है। बात करें यहां पर तो 5/3 की जो पावर है वो 2x हो गई है, इजिकल टू यहां पर 5 की घात क्या लिखेंगे बेटा, 3 लिखेंगे। और 27 का मतलब क्या हो गया बेटा, 3 की घात कितनी हो गई बेटा, 3। देखिए 3 तिया 9 और 9 ती कितना हो गया बेटा, 27 हो चुका है। तो इसका मतलब 3 की घात क्या लिखी हुई बेटा, 3 लिखी हुई है। अब देखिए यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, जरा गौर से सुनिएगा। मैं यह क्या कर रहा हूं, यहां पर लिखा है 5/3 की घात 3, यहां पर भी लिखा है 5/3 की घात 2x, यहां पर क्या लिखा है 3/5 की घात x। मतलब ये क्या लिखा हुआ है बेटा, उल्टा लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको उल्टा करेंगे। और उल्टा करने से क्या होता है बेटा, घातांक जो होती है वो अपना चिन्ह बदल देती है। जैसे मैंने आपको समझाया था ना, 2/2 की पावर 3, इसको ऊपर लेके जाना है तो इसका क्या होगा, घाते अपना जो चिन्ह बदल देती है। तो घात अपना क्या चिन्ह बदलेगी, 2 की घात क्या बना देगी बेटा, -3 बना देगी। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ये जो आपके पास भिन्न है, इस भिन्न को उल्टा कर रहा हूं। देखिए भिन्न को उल्टा करते ये क्या आएगा, 5/3 की घात कितनी हो जाएगी बेटा, x हो जाएगी। और वो भी किसके साथ बेटा, माइनस चिन्ह के साथ। और यहां चले तो क्या होगा बेटा, 5/3 की घात कितनी हो जाएगी बेटा, 2x हो जाएगी। और यहां चले तो देखिए बेटा क्या लिखेगा, 5/3 की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। देखिए भाग में घातें अलग अलग है और आपके पास घाते क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। क्लियर, ये हमने नियम पढ़ रखा है घातांकों के नियम के अंदर। अब जरा देखिए इन दोनों के अंदर बात करें तो इन दोनों के अंदर देखेंगे आप कि इनके अंदर जो आपके पास आधार क्या है, समान है, लेकिन घाते क्या है, दोनों अलग अलग है। आधार समान है, घाते अलग अलग है। तो घाते आपस में क्या हो जाती है बेटा, जुड़ जाती है। तो घाते यहां पर क्या करते हैं बेटा, जोड़ देते हैं। तो देखिए घाते जोड़ देते हैं, तो देखिए यहां पर आधार समान किया, 5/3 कर दिया है। घाते को जोड़े तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, माइनस का x है, यहां पर क्या लिखा है बेटा, माइनस का x प्लस क्या हो जाएगा, 2x इजिकल टू कितना हो गया बेटा, यहां पर 5/3 की घात कितनी हो गई बेटा, 3 हो चुकी है। क्लियर। अब जरा देखिए यहां पर, देखिए क्या करने वाले हैं, आपके पास यहां पर भी जो आधार है वो 5/3 है, यहां पर भी जो आधार है 5/3 है। लेकिन ऊपर देखिए जब आपकी आधार समान है, दोनों में बराबर में जब आपके आधार समान है तो इनकी घातें भी क्या होगी बेटा, समान होगी कि नहीं होगी। तो देखिए यहां पर इसकी घातों को समान कर देते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, -x + 2x इजिकल टू क्या लिखा हुआ है बेटा, 3 लिखा हुआ है। अब जरा देखिए 2x में से x को घटाना है तो पीछे क्या बच गया बेटा, x बच गया है। आपके पास क्या बच चुका है बेटा, x बच चुका है। तो x इजिकल टू कितना आ गया, 3, और x का ही तो हमें मान निकालना था। क्लियर हो गया यहाँ पर किस तरह से x का मान निकालना है। आपके पास यहाँ पर बहुत छोटे छोटे जो नियम है ना, उन नियम को अप्लाई करना है। कैसे, जैसे कि यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर घातों को उल्टा किया। जैसे x की घात लिखा है y, x की घात y लिखा है, तो ये क्या होगा, x की घात -y होने वाला है। यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर लिखा था a की घात 3, a की घात यहाँ लिखा है m, और यहाँ पर लिखा है b की घात n लिखा है। तो यहाँ m लिखा है, यहाँ पर भी देखिए यहां पर भी क्या लिखा है बेटा, m लिखा है। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, a/b की घात क्या कर सकते हैं बेटा, m कर सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे जो घातांकों के नियम है ना बेटा, ये छोटे छोटे घातांकों के नियम को लगाकर हम क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो घातांकों के नियम हमने जो पढ़े हैं, ये घातांकों के नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को हल करने के लिए। इन घातांकों के नियम को जरा समझिएगा और फिर इनको इन क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कीजिएगा। तो आपके जो क्वेश्चन है, जो आपको डिफिकल्ट लगता है क्वेश्चन, वो आपके लिए क्या हो जाएगा बेटा, इजी हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब चलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, जहां पर हम क्या करेंगे बेटा, अब बहुत ही मजेदार एक और टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज नंबर 1 है, ये आपकी कंप्लीट हो गई है यहाँ पर।
और अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम क्या करेंगे बेटा, एक बहुत ही मजेदार एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं, आपकी एक और बहुत ही मजेदार प्रश्नावली को स्टार्ट करने वाले हैं और उसको समझेंगे कि वो प्रश्नावली किस तरह से यूज की जा सकती है, हमारे डे टू डे लाइफ में किस तरह से यूज आती है, और इसके साथ साथ उसके अंदर जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको बहुत ही ज्यादा अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।